नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहली बात, स्कोप क्या है एसएपी सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद। दूसरी चीज, हम कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तीसरी चीज कि थोड़ा सा हम जानेंगे एसएपी के बारे में इस वीडियो में भी, क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो आप कहाँ पे प्लेस किए जाओगे, कौन से प्रोजेक्ट पे आप, कौन से प्रोजेक्ट्स पे आपको प्लेस किया जा सकता है, ये सब चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। व्हाट इज़ एसएपी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। एसएपी स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। और दूसरी चीज़, ये एक ईआरपी का सॉफ्टवेयर है जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मार्केट लीडर आप कह सकते हैं इसको। वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बिजनेस सॉफ्टवेयर है ये एसएपी। ओके, तो यहाँ पे इसका बिजनेस कंसेप्ट क्या होता है? बिजनेस का कंसेप्ट है लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। ओके, नेक्स्ट, एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस डिपेंड ऑन 5 M's। देखिए, अब किसी भी जो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सक्सेस होती है वो डिपेंड होती है 5 M पे। कौन कौन से M होते हैं? मशीनरी, मेथड, मटेरियल, मैन पावर और मनी। ओके, अब यहाँ पे ये जो पांचों M's है ना, ये किस में? ईआरपी, एसएपी में वेल मेंटेन्ड होते हैं। कैसे? अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से। ओके, जो मनी है ये आपका फाइनेंस में आ जाता है, मटेरियल है एमएम में आ जाएगा, मशीनरी है ये भी एमएम और पीपी में आ जाता है। ओके, मैन पावर है वो एक एचआर का मॉड्यूल होता है, उसमें आ जाता है। मेथड, मेथड देखिए, मेथड एक प्लानिंग होती है, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारे रिसोर्सेज आपके पास एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो आप इसकी प्लानिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अदर, देखिए एक और चीज़ होती है यहाँ पे, सपोज आपके वेंडर्स या कोई भी अगर अलग अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप उनके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये पांचों एम जो हैं वो वेल मेंटेन कर सकते हैं हम एसएपी के थ्रू। तो इसी के लिए यहाँ पे जो एक लास्ट उसमें एक पॉइंट था, लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। तो एक दूसरे को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एम्स को कनेक्ट करने के लिए एसएपी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ज़्यादातर कंपनियां अभी एसएपी में मूव कर रही हैं। अप्रॉक्स अप्रॉक्स 60 to 70% कर चुकी हैं। बाकी की जो हैं वो भी आने वाले 10 सालों में कंप्लीटली मूव कर जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, देखिए एक चीज हम समझ लेते हैं यहाँ पे, बिफोर एसएपी होता क्या था। अब सपोज कस्टमर है, ये कस्टमर है, ये हमारी सेल्स टीम है, ये इन्वेंट्री है हमारी, यहाँ पे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये प्लांट है, ये प्रोडक्शन प्लानिंग है, ये एचआर है और ये है हमारा वेंडर। अब सपोज हम कोई भी मटेरियल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, ये हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब हमारे पास पहले क्या होता था, हमारे पास कस्टमर से ऑर्डर आया सेल्स टीम के पास, सेल्स टीम ने क्या किया, इन्वेंट्री में चेक किया, अगर स्टॉक अवेलेबल है, सपोज यहाँ पे कस्टमर ने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री में अगर 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा, ये बोलेंगे कि ये 100 यूनिट्स जो हैं, सेल्स टीम बोलेगी इन्वेंट्री को कि 100 यूनिट्स का जो ऑर्डर है वो इस कस्टमर को डिलीवर कर दीजिए। डायरेक्टली डिलीवर हो जाएगा और प्रोसेस यहीं पे एंड हो जाएगा। अब दूसरी चीज आती है, अब दूसरी बात आती है कि अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है, सपोज कस्टमर ने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, सेल्स टीम ने इन्वेंट्री में चेक किया, 100 यूनिट्स अवेलेबल नहीं है। अब इन्वेंट्री टीम क्या करेगी, इन्वेंट्री टीम प्रोडक्शन प्लानिंग टीम को इन्फॉर्म करेगी कि हमारे पास 100 यूनिट्स का ऑर्डर आया है, आपको प्लानिंग करनी है। अब प्रोडक्शन प्लानिंग टीम वापस से इन्वेंट्री में चेक करेगी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। ओके, अब रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है, इन्वेंट्री टीम कंफर्म करेगी यस और रॉ मटेरियल अवेलेबल है। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम क्या करेगी, प्लांट को इन्फॉर्म करेगी कि आप 100 यूनिट्स का ऑर्डर है, आप मैन्युफैक्चर कीजिए। इफ इन केस रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन इन्वेंट्री, सो अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है इन्वेंट्री में, तो प्रोडक्शन प्लानिंग टीम क्या करेगी, वेंडर को इन्फॉर्म करेगी
कि हमें 100 यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल इनको चाहिए, ये ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग टीम ऑर्डर करेगी रॉ मटेरियल के लिए। और अब रॉ मटेरियल बनाने के मतलब ऑर्डर क्रिएट करने के बाद प्रोडक्शन प्लानिंग टीम किसको इन्फॉर्म करेगी? फाइनेंस टीम को, कि हमने परचेज किया है इस वेंडर से, आप इसका पेमेंट करना है आपको। तो जैसे ही अब पेमेंट बेसिस होता है कि पहले पेमेंट जाएगा या बाद में जाएगा, उसी बेसिस पे ये वेंडर मटेरियल सप्लाई करेगा प्लांट में, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद यहाँ से प्रोडक्शन प्लानिंग टीम को ये इन्फॉर्म करेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग टीम इन्वेंट्री में मटेरियल भेजेगी, इन्वेंट्री से फिर सेल्स टीम को बताया जाएगा, सेल्स टीम फिर वापस से कस्टमर को डिलीवर करने के लिए बोलेगी कि हाँ मटेरियल अवेलेबल है। तो अब इस प्रोसेस में एक और चीज़ आ जाती है। सपोज उस टाइम पे जब ये 100 यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चर करने थे, उस टाइम पे मैन पावर थी 100, ओके। लेकिन इस यूनिट को 100 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने में मैन पावर लगती है 125। अब 25 मैन पावर शॉर्ट है यहाँ पे, तो प्लांट क्या करता है? प्लांट जो है वो HR टीम को इन्फॉर्म करता है कि वी नीड 25 मैन पावर्स, ओके। तो HR टीम फिर हायर करती है, हायर करके उनको 25 मैन पावर रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था। सपोज 2 दिन, एक दिन यहाँ पे लग गया, एक दिन यहाँ पे लग गया, एक दिन यहाँ पे लग गया, एक दिन 2 दिन यहाँ पे लग गए वेंडर को मटेरियल सप्लाई करने में, 3 दिन यहाँ पे लग गए, फिर इनको फाइनेंस टीम को पेमेंट करने में इतने दिन लग गए। फिर ये टीम फाइनेंस टीम को इन्फॉर्म करती थी कि हमने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया है, वहाँ से पेमेंट आना है, ये यहाँ से पेमेंट आता था, फिर फाइनेंस टीम को अपडेट होता था। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा टाइम लगता था। लेकिन अभी क्या होता है? आफ्टर SAP these all things are connected with each other, integrated, these all things are well integrated in each other, with each other actually. So now customer also connected with SAP, HR team connected, material management, sales team, finance team, and plant vendors all are connected with each other with SAP or through SAP or other business softwares. तो SAP ने इस काम को बहुत इजी कर दिया। अब सेल्स टीम के पास में एक्सेस होता है इन्वेंट्री का, ओके। सेल्स टीम के पास में इन्वेंट्री का एक्सेस होता है, तो ये चेक कर सकते हैं। प्रोडक्शन टीम के पास में रॉ मटेरियल चेक करने का एक्सेस होता है, ये कर सकते हैं। HR टीम के पास में रिक्वायरमेंट का एक्सेस होता है, ये चेक कर सकते हैं कि इतनी रिक्वायरमेंट है हमारे पास में। अब प्लांट के पास में एक्सेस होता है कि क्या प्रोडक्शन प्लानिंग की जा रही है, उसी के बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। अगर मटेरियल नहीं है तो ये डायरेक्टली परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, वेंडर ऑटोमेटिकली चेक करके या उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, वेंडर गुड्स डिलीवर कर देगा। फाइनेंस टीम को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये कस्टमर का ऑर्डर हुआ है, ये हमने ऑर्डर किया है, हमें इसकी पेमेंट करनी है और इनसे पेमेंट लेनी है। तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हो गई आपस में SAP के थ्रू, अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू, ओके। तो यहाँ पे ये SAP ने ईजी कर दिया बिजनेस को। अब नेक्स्ट चीज आती है SAP के मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे सारे तो मेंटेन नहीं किए, बट कुछ मेंटेन किए हैं। अब इसमें हमारे SAP के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होते हैं टेक्निकल मॉड्यूल्स और सेकंड होते हैं फंक्शनल। तो आप ट्रेनिंग के बाद में फंक्शनल कंसल्टेंट बनेंगे, यू विल बी द फंक्शनल कंसल्टेंट, यू विल वर्क ऑन फंक्शनल मॉड्यूल्स। अब आप देख सकते हैं इसमें आपका इंटरेस्ट किस में है। टेक्निकल मॉड्यूल्स आर नथिंग बट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं, जैसे ABAP है, ABAP भी आप सीख सकते हैं, नेटवेवर है, बेसिस है, ये सब टेक्निकल मॉड्यूल्स में आते हैं, और भी होते हैं। अब फंक्शनल मॉड्यूल्स होते हैं हमारे HR, FICO, MM, PP, HR ह्यूमन रिसोर्सेज, FICO फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, MM मटेरियल मैनेजमेंट, PP प्रोडक्शन प्लानिंग, SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और भी बहुत सारे होते हैं, IM इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और ऑयल एंड गैस में भी होते हैं। ऑयल एंड गैस भी एक मॉड्यूल होता है अलग से, वो सेपरेट होता है, ओके। तो इनमें से आप कोई भी मॉड्यूल सीख सकते हैं,
जो इस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा, MM, SD, फीको, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग, और PP का भी स्कोप है अच्छा। तो सबसे, मैं अगर SD की बात करूं, SD इज़ द लार्जेस्ट मॉड्यूल ऑफ SAP। बहुत कम लोग अच्छे से सीख पाते हैं, और जो सीख लेते हैं वो बहुत अच्छी जॉब पा लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। SAP SD। SAP SD सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फंक्शनल मॉड्यूल। सबसे, मैंने जैसा कि अभी लास्ट स्लाइड में बताया कि सबसे बड़ा फंक्शनल मॉड्यूल होता है। दिस मॉड्यूल हैंडल्स कस्टमर सेल्स ऑर्डर्स, प्रोसेसिंग, प्राइसिंग, शिपिंग एंड बिलिंग etc। तो शिपिंग, सेल्स से रिलेटेड जितना भी हमारा प्रोसेस होता है वो सब किसके थ्रू, SAP SD में कवर किया जाता है। शिपमेंट्स, शिपमेंट कॉस्टिंग और शिपमेंट प्लानिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी, बिलिंग, पिकिंग। अब नेक्स्ट आगे मैं आपको कंटेंट्स भी बताऊंगा कि आप क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे इसमें। अब अगर आप SD मॉड्यूल सीख लेते हैं तो आप कहाँ पे कैसे प्लेस किए जाएंगे, और सबसे मेन चीज़, एक और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे मिस हुआ, हु कैन लर्न दिस सॉफ्टवेयर। तो देखिए, इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आफ्टर ग्रेजुएशन। या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी आप इसको सीख सकते हैं, या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, लास्ट ईयर है, या आफ्टर ऑल वी कैन से आप ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब ले सकते हैं इसमें। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया है, एनी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है, किसी भी स्ट्रीम से, तो यू कैन लर्न SAP। ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आप सीख सकते हैं, बट आप जॉब नहीं ले पाएंगे उसके बाद, बिकॉज ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है जॉब लेने के लिए। चाहे आपने BCom किया हो, BA किया हो, या MBA किया है तो और भी अच्छी बात है, अच्छा स्कोप मिलता है। और BTech, कुछ भी आपने किया हो, आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल मॉड्यूल्स भी हैं, तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे जो भी मॉड्यूल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके उसको सीख सकते हैं। अब कितना टाइम लगता है इसको सीखने में, देखिए SD का जो मॉड्यूल है उसको मिनिमम सीखने में 3 मंथ्स लगते हैं। ओके, अगर आप वीक डेज की क्लासेस लेते हैं, वीक डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे अगर आप क्लासेस लेते हैं तो अप्रॉक्स 3 मंथ्स लगते हैं आपको सीखने में। ओके, नेक्स्ट स्कोप। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके से आपको प्लेसमेंट भी दिया जा सकता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप कंसल्टेंट ही बने, बिकॉज उसमें एक अच्छा स्कोप होता है। आप SAP सीखा आपने तो आप दो तरीके से जॉब ले सकते हैं। अगर आपने सिर्फ बेसिक्स सीखे हैं तो आप एज एन एंड यूज़र वर्क कर सकते हैं। एंड यूज़र, अगर आपको प्रोसेस की अच्छी नॉलेज होती है तो आप एज एन एंड यूज़र वर्क कर सकते हैं, आपको अच्छा इसमें पैकेज भी मिलता है। अगर आप आपने बहुत अच्छे से सीखा है, पूरा इंटीग्रेशन, बेसिक्स, सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीखी हैं, और यू वांट टू वर्क एज एन कंसल्टेंट, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। अब कंसल्टेंट बनने के बाद आपकी स्टार्टिंग में भी फर्स्ट ईयर, अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हैं तो मे बी आपको 15 to 25,000 आपकी नॉलेज के बेसिस पे मिल जाते हैं। ओके, मैं बिल्कुल फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं उनको 25,000 तक पर मंथ मिल जाते हैं। अगर आपके पास 1 साल का, अच्छी मेहनत करके 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस आप दिखाते हैं और अच्छे से नॉलेज लेके आप जाते हैं, तो यू विल गेट अप्रॉक्स 30 to 40,000, 40,000 तक आप पर मंथ ले सकते हैं। अब देखिए रोल की बात करते हैं, कंसल्टेंट का रोल क्या होता है और एंड यूजर का रोल क्या होता है। एंड यूजर इज नथिंग बट द हु इज गोइंग टू यूज द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब आपने प्रोडक्ट कोई तैयार करके दिया बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से, और
उसको यूज़ कौन करेगा? एंड यूज़र। सिर्फ उनको डे टू डे ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ करना पड़ता है SAP। कंसल्टेंट्स का काम क्या होता है? उनको जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में जो उनको इश्यूज आ रहे हैं उनको रिजॉल्व करना, उनको एक उनकी रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उनको बिल्डअप करके देना SAP। Consultant role to build the system changes, modifications, updation in currently installed SAP system for the end users. Okay. Next thing, in SAP SD 4 types of project मैं already बता चुका हूँ। Implementation, support, rollout, upgrade, ये 4 तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं इसमें। Implementation, rollout, upgrade और support project. Implementation is nothing but the configuration clients configuring client business process newly into SAP। मतलब कोई कंपनी, सपोज एग्जांपल लेते हैं टाटा कंपनी एक अलग सॉफ्टवेयर टैली या कुछ और यूज़ कर रही है और नाउ दे वांट टू मूव इन SAP। तो वहाँ पे न्यूली SAP है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा न्यूली, तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में आता है। इसमें भी बहुत सारे फेसेस होते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया है नेक्स्ट स्लाइड में, तो वहाँ पे चेक करेंगे। दूसरा होता है सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द सॉल्विंग द इश्यूज रेज्ड बाय द क्लाइंट्स हु ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड SAP। अब टाटा कंपनी ने SAP को इंस्टॉल तो करवा लिया, लेकिन उनको सपोर्ट भी चाहिए होगा, बिकॉज डे टू डे इश्यूज कौन रिसॉल्व करेगा? तो ये जो आएगा हमारा वो सपोर्ट प्रोजेक्ट में आएगा। Next, rollout project. Rollout project is nothing but if the client is starting their business in another country, then they extend the SAP configuration. So rollout project is nothing but the extending the already installed SAP or configuration. Suppose अभी उनके पास में सिर्फ 4 plants हैं. Now they want to start 2 more new plants. सो यहाँ पे भी उनको SAP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सटेंड करनी पड़ेगी, तो ये रोल आउट प्रोजेक्ट में आएगा। अपग्रेड प्रोजेक्ट, अपग्रेड इज नथिंग बट द अपग्रेडिंग द SAP सिस्टम फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर वर्जन। सपोज ECC 6.0 यूज कर रहे हैं, नाउ दे वांट टू मूव इन S4 HANA। S4 HANA के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो इसके भी आपको ट्रेनिंग वीडियोस में यहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप यहीं से सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में होता क्या है? इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट इज नथिंग बट द configuring the newly SAP into the organization, or the first one is इसमें we have 5 phases in implementation project. First one is project preparation, second one is business blueprint, third one is realization, fourth one is final preparation, and fifth one is go live. थोड़ा बता देता हूँ। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो हायर लेवल मैनेजमेंट टीम होती है वो आपस में डिस्कस करके प्रोजेक्ट का प्रिपेयर करती हैं। साइन ऑफ होता है, कैसे हम क्या करेंगे, क्या हमारा आर्किटेक्चर रहेगा, ओके, कितने देखिए यहाँ पे SAP में अगर आपको पता है तो 3 सर्वर्स होते हैं। मोस्टली 3 सर्वर परचेज करने के लिए बोलती है SAP, सजेस्ट करता है कोई भी कंपनी। फर्स्ट वन होता है डेवलपमेंट, दूसरा होता है क्वालिटी, तीसरा होता है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन सर्वर जो होता है वो फाइनल सर्वर होता है, क्वालिटी टेस्टिंग के पर्पज से लेते हैं, और डेवलपमेंट मतलब उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है। जितना भी चेंजेस हम करते हैं वो डेवलपमेंट में करते हैं, देन क्वालिटी में टेस्ट करते हैं और देन मूव कर देते हैं प्रोडक्शन सर्वर में। तो प्रोडक्शन सर्वर इज फाइनल प्रोडक्ट फॉर यूजिंग टू एंड यूजर्स। ओके, तो इसका एक्सेस नहीं होता कंसल्टेंट्स के पास। अब नेक्स्ट थिंग आती है बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंटेशन। बिजनेस ब्लूप्रिंट में भी 2 फेजेस होते हैं हमारे। पहला होता है एज इज, दूसरा होता है टू बी। अब एज इज में क्या होता है, जो उनका ऑलरेडी बिजनेस है उसको हम एज इट इज डॉक्यूमेंटेड करते हैं। फिर टू बी में क्या होता है, अब एज इज जो हमने प्रिपेयर किया है उसको हम SAP में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या करेंगे SAP में कॉन्फ़िगर करने के लिए, वो हमारा टू बी डॉक्यूमेंट होता है। रियलाइजेशन फेज में हमारा क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन और जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, वो रियलाइजेशन फेज में होता है। फाइनल प्रिपरेशन
टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ये सब इसमें होता है. गो लाइव एंड सपोर्ट आफ्टर फाइनल प्रिपरेशन. जब डे टू डे ट्रांजेक्शन, जैसे ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगी क्लाइंट की तरफ से, तो वो गो लाइव हो जाता है गो लाइव एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट में. अब देखिए, रीजन फॉर प्रेफरिंग ओनली SAP इन द कंपनीज. SAP gives solution to all departments in enterprise to gain success. Tightly integrated product. If we update something in one department, it automatically reflects in the relevant departments. No need to inform other department. तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सारे मॉड्यूल वो कनेक्ट होते हैं ईच अदर. जिसकी सपोज इफ वी अपडेट इन इन्वेंट्री दैट स्टॉक इज अवेलेबल, सो इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट टू द सेल्स टीम. ओके. डेटा सिक्योरिटी के मामले में बेस्ट है. अब देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन अटैच की है. यह है इजी एक्सेस स्क्रीन, SAP इजी एक्सेस स्क्रीन. यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कोड रन करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन कोड मेंटेन करते हैं यहाँ पे, और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो वो हमें उस ट्रांजैक्शन पे लेके चला जाता है. ये है इजी एक्सेस स्क्रीन. ये एंड यूजर्स को शो होती है, ये हमें भी शो होती है. ओके. ये है IMG स्क्रीन. IMG बोले तो सॉरी, IMG मतलब इम्प्लीमेंटेशन गाइड. तो ये स्क्रीन का एक्सेस सिर्फ कंसल्टेंट्स के पास में होता है, एंड यूजर्स के पास इसका एक्सेस नहीं होता. नेक्स्ट, कंटेंट. अब देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कंटेंट हम क्या कवर करेंगे. अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, जो आप मिलेगी वो स्टार्टिंग से मिलेगी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू बैच वी कैन से. तो हम फर्स्ट स्टेप से, फर्स्ट कंटेंट से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे ये सारे कंटेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कुछ कंटेंट मेंटेन है बिकॉज देयर आर नॉट इनफ स्पेस हियर. So architecture of SAP, enterprise structure, master data, sales business process, sales documents, pricing, material determination, copy control, consignment process, intercompany sales and billing, item category, schedule line categories, free goods determination, cross-selling, listing, exclusion, item proposal, delivery types, billing document types, revenue account determination, and listing and exclusion. Listing and exclusion I have maintained 2 times, so you can ignore it. But there are more topics which I have not maintained here, and we are going to learn. तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स मेंटेन नहीं हैं, बट हम उनको स्टेप 1 बाय 1 सीखेंगे. और मे बी आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट हर डे पर डे एक वीडियो आपको मिल जाएगी. पर डे आपको 1 वीडियो मिल जाएगी. पहले हम ECC का कंप्लीट करते हैं, ECC 6.0 का, देन वी विल मूव टू हाना. हाना में ज़्यादा चेंजेस नहीं है. S4 हाना में अप्रॉक्स 70% उसमें ECC का पुराना रहेगा, और 30% जो चेंजेस हैं वो आई लेट यू नो. ओके. तो इसी के साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. तो प्लान कीजिए अच्छे से, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ. बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे, बिकॉज वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगी. पर डे में भी आपको मिल सकती है. कोशिश की जाएगी कि पर डे आपको एक वीडियो मिले ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ. SAP का सर्वर आपने अभी तक अगर नहीं खरीदा है तो आप खरीद लीजिए. आप किसी से भी कांटेक्ट कीजिए. लिंक्डइन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे सर्वर प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं. ओके. पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं जिन्होंने सर्वर के लिए पूछा था कि सर्वर हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं. तो मैंने उनको ऑलरेडी होप उनको मिल गया है, और अगर स्टिल उनको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं मिला है तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं अगेन. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज SAP अगर आपको सीखना है तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न SAP फ्री ऑफ कॉस्ट. बिकॉज अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको चार्जेस लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट से. मे बी 40,000 समथिंग इस कोर्स का चार्ज है. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं नए अपडेट के साथ.